जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट क्लास 10th के हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशल साइंस का एक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर इसको बोलते हैं या फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर इसको बोलते हैं और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर देखिए अंत तक, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और आप जो एग्ज़ाम देंगे, फाइनल एग्ज़ाम देंगे, उसमें यह काम आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है? इसको समझते हैं। दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल से दूसरे दल में पलायन को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया है। इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिखते हैं। अब इसको समझना कैसे है, देखिए। दल बदल कानून में क्या है कि कोई एमएलए है या फिर सांसद है, अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को, उस पलायन को रोकने के लिए संविधान ने संशोधन करके जो कानून बनाया है उसे ही दल बदल कानून कहते हैं। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें। तो आप अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट इसमें इस प्रकार से दिया गया है, आप समझकर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 2 प्रावधानों को लिखे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया है, सभी धर्म को समान रूप से देखता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया 2 प्रावधान बताना है, 2 स्थिति बताना है जिसमें भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 2 कंडीशन, 2 स्थिति बताना है। तो इसमें है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है उसमें संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो जो प्रस्तावना पढ़ा जाता है उसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर लिखा गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। दूसरी बात कि संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि उस क्षेत्र का धर्म नहीं होता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ यह है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, और भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो इन प्रावधानों से सिद्ध होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इन दोनों बातों से पता चलता है। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो 19 का ये आप लिख सकते हैं, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है अच्छे स्टूडेंट को। तो देखिए कैसे लिखेंगे। भारत का शासन देश की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है। तो पहला कि भारत में जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि देश को चलाते हैं। पहली बात यह हुई कि इसमें मतलब कि जो प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुना गया है, इसलिए भारतीय गणतंत्र है। दूसरी बात, यहाँ की शासन व्यवस्था समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होती है। मतलब जो सरकार है वो स्वतंत्रता और समानता के आधार पर कानून लागू करती हैं। इसमें ये नहीं है कि जो कानून अमीर के लिए है वो कानून गरीब के लिए, दोनों के लिए कानून बराबर है। अमीर गरीब, किसी भी रंग के व्यक्ति हो, किसी भी जाति के हो, सभी के लिए, किसी भी धर्म के हो, सभी के लिए कानून जो होगा समान रूप से लागू होगा। मतलब जो शासन व्यवस्था होगा सभी के लिए समान रूप से होगा। इसलिए स्वतंत्रता और समानता यहाँ पर देखा गया है। तथा समस्त नागरिकों पर समान कानून एवं नियम लागू किया गया। समस्त नागरिक मतलब क्या? किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, सब पर समान रूप से कानून लागू किया जाता है। यहाँ जाति, वंश
रंग, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है, अतः भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र इन बातों से पता चलता है कि भारत एक गणतंत्र देश है। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताइए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है। देखते हैं, संघात्मक सरकार के 2 आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है, निम्नलिखित है, फिर डैश दे देना है और आपको पहला दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का भी तरीका होता है, आप उसी तरीके पे लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होगा वह आपको नंबर देगा। ठीक है, मार्क्स देगा, अंक देगा। देखिए, शक्तियों का विभाजन ऐसे करके लिख देंगे, डैश दे देंगे, फिर क्या लिखेंगे, संघीय सरकार में संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। तो संविधान ने क्या किया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उसके शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है कि केंद्र का अपना शक्ति होगा और राज्य का अपना शक्ति होगा। दोनों सरकारें जो है अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती हैं। केंद्र अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं और राज्य अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया गया है, इसलिए संघीय शासन है। फिर दूसरा में क्या लिखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। यदि मान लीजिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव होगा तो उन दोनों के विवादों का निपटारा कौन करेगा, तो उसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। मान लीजिए कि यदि संविधान का कोई विरोध कर रहा है तो संविधान का सुरक्षित कौन करेगा, तो न्यायपालिका करेगा। उसी के बारे में से बताया गया। देखिए क्या लिखा गया है कि संघीय सरकार में न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षक होती है। सही बात है जो हमने बताया आपको। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को संविधान के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, संविधान में जो लिखा रहेगा उसी के अनुसार, उसी के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य करेगी। और यह कौन बताता है, न्यायपालिका संविधान को पढ़कर न्यायपालिका केंद्र सरकार राज्य सरकार को बताता है। ठीक है, अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विवादों का निपटारा वही करती हैं। अगर कोई भी विवाद होता है संविधान को लेकर तो उसका जो निपटारा करेगा वो स्वतंत्र न्यायपालिका ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिकता क्या है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए क्या क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता एक भावना होती है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता एक भावना होती है जो किसी धर्म के व्यक्ति के अंदर आता है। ठीक है, ये समझना है। जो धर्म अथवा धार्मिक पहचान के आधार पर गैर धार्मिक हितों राजनीतिक अथवा आर्थिक की प्राप्ति का समर्थन करती हैं। सांप्रदायिकता के समाज को धर्म के आधार पर बांटती है। तो एक चीज़ इससे ये समझना है, इसका उत्तर इस प्रकार तो लिख देंगे, लेकिन क्या समझना है इसमें, सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर समाज को बांटना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है धर्म के आधार पर समाज को बांटना। और ये सांप्रदायिकता की भावना होती हैं जो धार्मिक पहचान के व्यक्ति के अंदर आती हैं और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं, यही सांप्रदायिकता है। ठीक है, इसे समाप्त करना चाहिए। चलिए, तो 19 का समझ गए, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसको समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। तो राजनीतिक दल जो कोई भी पार्टी है वह पार्टी लोकतंत्र का प्राण क्यों है, ये समझिए। कोई भी पार्टी खराब है हम उसको खराब बोलते हैं, सभी व्यक्ति खराब बोलते हैं, लेकिन राजनीतिक जो दल है वो लोकतंत्र का प्राण है, इस देश का प्राण है। कैसे समझते हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो शासन व्यवस्था के पक्ष विपक्ष से अवगत कराते हुए जनता के समक्ष बेहतर विकल्प पेश करता है। मतलब ये कि जो वर्तमान समय में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार विपक्ष की सरकार हो जाती है और जो बीजेपी की सरकार है वो पक्ष की सरकार है, वो ये केंद्र सरकार में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो विपक्ष की सरकार है कांग्रेस की सरकार, वो बीजेपी की सरकार में कोई भी अगर नीति कानून लागू करता है तो विपक्ष की सरकार उस पर, अगर खराब नीति है तो विपक्ष की सरकार उस पर आवाज़ उठाती है। ठीक है, तो वो अवगत कराता है जनता को कि यह कानून कैसा है, दोनों सरकारें। ठीक है, जनमत निर्माण की इस प्रक्रिया में जनता को निर्णय लेने में सुविधा होती है।
तो जनता को एक ऑप्शन रहता है कि हम किस पार्टी को चुनें। ठीक है, राजनीतिक दलों के अभाव में चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ भी चुनाव होता है, मतलब जहाँ भी कोई भी सरकार है वहाँ चुनाव होता है, और चुनाव के लिए चाहिए राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीतिक दल में क्या होते हैं, समूह होते हैं, लोग होते हैं। इसलिए किसी भी देश में राजनीतिक दल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है तो चुनाव अवश्य होगा। ठीक है, चुनाव एवं राजनीतिक दल में जरूर संबंध है, दोनों में संबंध है। चुनाव इलेक्शन और जो राजनीतिक दल है उसमें संबंध होते हैं। अतएव राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अतएव तो इन बातों से कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो दल है वह लोकतंत्र का प्राण है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने इसको समझा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक समानता क्या है। क्वेश्चन है लैंगिक असमानता क्या है, लैंगिक असमानता क्या है। तो लिंग के आधार पे, जैसे वहाँ पर क्या था, सांप्रदायिकता क्या है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्या करके पूछा जाएगा आपसे, और इसमें क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। तो आपको क्या यहाँ पर लिखा गया है, लैंगिक असमानता क्या है। तो यहाँ पे किस आधार पे है, तो लिंग के आधार पे समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो असमानताएं पाई जाती हैं उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब ये कि जो लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं में और पुरुषों में जो भी असमानताएं पाई जाती हैं उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि सत्ता का विभाजन, यही इसका अर्थ है। अब इसको कैसे बताना है, देखिए कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाना है। भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन इसका उदाहरण है। मतलब यह कि सत्ता एक स्थान पर केंद्रित न होकर विभिन्न स्तरों पर इसको विभाजित किया जाना ही सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। भारत में जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। आप एग्जाम में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद क्या है। तो रंग भेद का अर्थ होता है चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना ही रंग भेद होता है। मतलब लोगों में भेदभाव किस प्रकार किया जा रहा है, तो रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर कि वो काला है वह गोरा है। ठीक है, इस आधार पर। इसका उदाहरण देखेंगे तो क्या है, दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग की जो सरकार है वह बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभावों की नीति अपनाई थी। इसे ही रंग भेद की नीति के नाम से जानते हैं। तो रंग भेद की नीति कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला। वहाँ जो है गोरे लोगों की सरकार जो है वो अल्पसंख्यक है, लेकिन बहुसंख्यक जो है काले लोग उस पर भेदभाव की नीति अपनाई। तो ये रंग भेद का उदाहरण है। ठीक है, रंग के आधार पर भेदभाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, टारी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ। इसका आंसर लिखेंगे, टारी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था। इसका उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। टारी तार के पेड़ से प्राप्त होने वाली शराब है। मतलब ये कि जो तारी है वह तार के पेड़ से प्राप्त होने वाला शराब है, और महिलाओं ने पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करने के लिए इसे लागू किया था। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन था। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।